नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग कवर करते हैं डेली न्यूज, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर की। और ये सारी वो न्यूज हैं जो आपके स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी और तमाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो बहुत ज्यादा कवर करती है। और इसमें फिलहाल तो हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करके चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपसे वादा किया है कि होली खत्म होते के साथ ही, होली के बाद आपके साथ हम लोग एक तो इस सेशन को लाइव करने वाले हैं, और दूसरा इसमें द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर को भी कवर करने वाले हैं। और जो मेन जो प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स के लिए वो ये रहती है कि इन न्यूज़पेपर के अंदर से हमें कौन सी खबरें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़े, उससे बेहतर है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वो न्यूज मिल जाएंगी जो यूपीएससी जहां पर अपनी नजर लगा के बैठा होगा कि इसमें से क्वेश्चंस बनाएंगे और कैसे बन सकते हैं, क्योंकि सारा मैटर जो है वो करंट अफेयर का है। इसलिए क्लास आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली जो आज की न्यूज है, न्यूज हम लोग पहली कवर कर रहे हैं। आज पहले हम लोग देश की न्यूज कवर करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज कवर करेंगे। तो पहली जो न्यूज है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, और इसको जो इनवाइट करने के पीछे का कारण है वो ये है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर होते हैं जो इलेक्शन, उनको और ज्यादा अच्छा और ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया के सामने रखा जाए। हालांकि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, जो ईवीएम सिस्टम है, और जिस तरीके से हम लोग इलेक्शन इंडिया के अंदर कंडक्ट करवा रहे हैं, वो दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करता है कि इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ लोग जहां पर रह रहे हों, जिसमें देश के अंदर 100 करोड़ तो वोटर्स हैं, उन 100 करोड़ वोटर्स का वोट के लिए जो इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखी है, उसको बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग हर 5 साल में देश का चुनाव, और हर कुछ ना कुछ समय में देश के अंदर चुनाव जो है वो चलते ही रहते हैं। पूरी दुनिया इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन क्योंकि अपने देश के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हारती है, उनको हारने के बाद जब हार का ठीकरा फोड़ना होता है तो वो ईवीएम के ऊपर सारी गड़बड़ कर देते हैं। इस बार थोड़ा सा मामला बदल दिया है। इस बार जो मैटर है वो ईवीएम नहीं है, इस बार जो मैटर है वो सभी लोगों के वोटर आई कार्ड है। ये बेसिकली तृणमूल कांग्रेस यानी कि बंगाल के एक सांसद ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाया। उन्होंने तकरीबन 30 से 40 ईपीआईसी नंबर, जो आपके वोटर आई कार्ड के ऊपर जो ईपीआईसी नंबर होता है, उन्होंने 40 नंबर अलग अलग वोटर्स के सेम नंबर उन्होंने दिखाए थे, और कहा था ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है जो इलेक्शन कमीशन मिलके बीजेपी के साथ या केंद्र सरकार के साथ कर रही है चुनाव को जीतने के लिए। अब जैसे ही ये मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के सांसद उठाते हैं, वैसे ही जो अपोजिशन पार्टी है वो इस मुद्दे को पकड़ लेती हैं। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप से लेकर शरद पवार ग्रुप, सभी लोग ये बात को लेकर आते हैं कि इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव जीता है, हरियाणा में चुनाव जीता। अब इसको क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग ने एक मीटिंग बुलाई है, जिस मीटिंग के अंदर सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया है कि सभी पार्टीज के जो भी सीनियर लीडर और जो भी लीडर जो आना चाहें वो इसके अंदर आए, अपने सजेशन दें, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसको हम लोग मिलकर बैठ के दूर करने को तैयार हैं। तो पहली न्यूज आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर से है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे देखो एक एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है ड्यूरिंग दी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। ठीक है ना, तो इसके ऊपर पूरी की पूरी बात हो रही है। ये जो इलेक्शन कमीशन के एक्ट है उसके बारे में एक बार आप समझ लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, उसके बाद 1950 एंड 1951, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। ठीक है, इन मुद्दों के ऊपर, इन तीनों एक्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टी और सीनियर लीडर्स को इनवाइट किया है कि आप लोग आइए और इसके ऊपर हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस पर जो भी संशोधन की जरूरत होगी उस बिल को हम लोग बनाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करने को तैयार है, ताकि मुद्दा जो है फाइनली वो खत्म हो, ये मुद्दा बना ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। जेएनयू से है। जेएनयू देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप यूनिवर्सिटी भी है, सिर्फ देश की नहीं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मानी जाती है। तो जेएनयू के अंदर सबसे बेहतरीन रिसर्च प्रोग्राम होते हैं, ऐसा दुनिया मानती है। और जेएनयू की क्वालिटी है कि ये किसी ना किसी कारण से हमेशा चुनाव न्यूज के अंदर बनी रहती है। आज ये न्यूज के अंदर क्यों है? आज इसमें कोई वो एंटी नेशन स्लोगन नहीं लगे हैं, आज इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है जेएनयू के अंदर, लेकिन न्यूज में फिर भी है। वो इसलिए है क्योंकि काफी टाइम से, ऑलमोस्ट साल भर पहले इसमें जो चुनाव होने थे वो चुनाव अभी तक स्टूडेंट यूनियन के हुए नहीं थे, और अब फाइनली जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने चुनाव को कराने की परमिशन दे दी है। अप्रैल के महीने में वो चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा न्यूज में क्यों है, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जेएनयू के अंदर चुनाव नहीं हो रहे थे, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हुआ क्या था कि बेसिकली एक मैटर ये हुआ था इसके अंदर
आउटकम ऑफ द पेंडिंग कोर्ट केस। अब जेएनयू का मानना यह है, जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि हमने जो इलेक्शन अभी जो होल्ड किए थे, जो हमने अभी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं कराए थे, जो हमने उसको होल्ड किया था, उसके पीछे कारण क्या था कि आउटकम ऑफ द पेंडिंग कोर्ट केस फाइल्ड बाय अ स्टूडेंट स्वाति सिंह। एक स्वाति सिंह नाम की एक स्टूडेंट थी जिन्होंने एक कोर्ट में केस फाइल किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनका जो लास्ट मिनट पर जो उनका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था, जो उन्होंने अपना इलेक्शन का पर्चा भरा था, वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके कैंसिल हुआ था। क्या गलती थी क्या नहीं थी, जिससे नाराज हो गए उन्होंने कोर्ट के अंदर ये अपनी एप्लीकेशन दी थी, जिसके चक्कर में कोर्ट ने बोला था कि अब जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल चुनाव को रोक के रखे। अब डिसीजन कोर्ट के अंदर इतनी जल्दी आते नहीं है। इधर जेएनयू के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उन लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। तो फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि जब डिसीजन आएगा आता रहेगा, उसको हम लोग साइड में रखते हैं। फिलहाल जेएनयू का फ्रेश जो बैच है उसका हम लोग अप्रैल में इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। तो फाइनली जेएनयू के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। जेएनयू के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई है जो पूरी दुनिया देखती है, लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग। जेएनयू में हम लोग देखते हैं कि सदियों से यहाँ पे लेफ्ट विंग का ही परचम रहा है। इसमें अभी तक जितने भी बार प्रेसिडेंट से लेके सारी यूनियन जीती है वो सारी की सारी लेफ्ट विंग की जीती है। लेकिन फिलहाल काफी कुछ सालों से जेएनयू के अंदर राइट विंग ज्यादा एक्टिव हो चुकी है एज कंपेयर टू द लेफ्ट विंग। जेएनयू के अंदर आरएसएस जैसी संस्था हो, एबीवीपी जैसी संस्था हो, उन्होंने अपने आप को प्रोएक्टिव किया हुआ है और लेफ्ट विंग कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर अभी बैकफुट पर है। लेकिन बैकफुट और फ्रंट फुट तभी पता चलेगा जब इसका इलेक्शन होगा और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा कि फाइनली आज भी जेएनयू के अंदर लेफ्टिस्ट ज्यादा है या राइट विंग वाले की संख्या वाकई ही कुछ बड़ी है। इसके ऊपर चुनाव का जो नतीजा होगा वो देखने लायक होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में कर्नाटक में हम्पी जिले में एक इंटरनेशनल कुछ हमारे टूरिस्ट आए हुए थे जिनके साथ एक गैंग रेप जैसी घटिया एक घटना हो जाती है और उनमें से एक का मर्डर भी कर दिया जाता है। अब इस सभी चीजों को लेके केंद्र सरकार थोड़ी सी सख्त हुई है। फिलहाल केंद्र सरकार की सख्ती से पहले यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हमें सख्त होती हुई नजर आ रही है। तो कर्नाटका सरकार का जो गृह विभाग है, जो होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है। जो सर्कुलर ये कहेगा कि कोई भी कर्नाटक के अंदर जब भी कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आएंगे, तो चाहे होम स्टे हो, रिसोर्ट के ओनर हो, ठीक है, या कोई होटल्स हो, उन सब के लिए क्या है कि द रूल्स इंक्लूड गेटिंग द मैंडेटरी परमिट फ्रॉम द पुलिस और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यदि आपके यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आके रुक रहे हैं और जब आप उनको विजिट कराने के लिए लेके जाते हैं, जब आप उनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जब आप उनको कर्नाटक की साइट्स, चाहे वो जंगल पे हो, जंगल विजिट कराने हो, चाहे फोर्ट विजिट कराने हो, चाहे नदियों के आसपास आपको विजिट कराना हो, तो आपको बेसिकली एक परमिशन लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी द परमिट फ्रॉम द पुलिस और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिफोर टेकिंग टूरिस्ट टू डेजर्ट और फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, क्योंकि 6 मार्च को बेसिकली वो घटना हुई थी जिसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। एक होम स्टे हुआ था जहां पे 2 डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल जो टूरिस्ट थे वो रुके हुए थे और जो उस जगह के मालिक थे वो भी बेसिकली इनके साथ कहीं इनको घुमाने के लिए लेके गए थे, जहां पे अचानक से 3 एंटी सोशल हम लोग बोलेंगे कुछ लोग आ जाते हैं और वहां पे आने के बाद उनके साथ एक रेप जैसी घटिया जो एक्टिविटी है उसको देखने को मिलता है। ठीक है ना, उनमें से एक व्यक्ति को मार के तुंगभद्रा नदी में फेंक दिया जाता है। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिलहाल इस कानून को वहां पे पारित किया है कि इफ होम स्टे और द रिसोर्ट ओनर टेक them to the desert place or the forest area without a permission, they will responsible for any incident that occur due to wild animal or anti-social events। ठीक है ना, तो यहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि अगर इतने के बाद भी कोई भी गाइड हो, होम स्टे ऑनर हो या रिसोर्ट ऑनर हो या होटल ऑनर हो या उनके गाइड हो या कर्मचारी हो, वो बिना किसी परमिशन के अगर अपने टूरिस्ट को ऐसे घुमाते हैं और वहां पे कोई भी घटना हो जाए, चाहे कोई जंगली जानवर कोई उनके ऊपर हमला कर दे या कोई एंटी सोशल जो व्यक्ति होते हैं वो लोग कोई भी आगे घटिया हरकत कर दें, तो इसके लिए जिम्मेदार उस व्यक्ति को माना जाएगा जो बिना परमिशन लिए वहां पे गया है। न्यूज इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस न्यूज को हालांकि कवर कर रहा है। चलिए, दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है दुनिया की और दिल्ली का जो चुनावी मुद्दा था वो भी इसी के आसपास घूमा था और दिल्ली की जो न्यूज है वो भी इसी के आसपास घूमती है। हालांकि दिल्ली के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हुई है। अब जो गवर्नमेंट चेंज हुई है वो किस तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेगी और कितना एक्शन उनका सक्सेस रहेगा ये चीज अभी देखने लायक है। लेकिन फिलहाल ये है कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड जो शहर है वो बन चुका है। जो 2024 की रिपोर्ट है जो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी AQR ने दी है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट नाम यही है कि आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि किस कंपनी ने या किस डिपार्टमेंट ने दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा हाल ही में दिया है। तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी
कंपनी AQA said दिल्ली remains the most polluted capital city globally। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी ये दुनिया के अंदर मानी जाती है। हालांकि इसमें इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री भी हैं जो इसमें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर आते हैं। लेकिन क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना फिलहाल इस मुद्दे पे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिया जो है उसके पॉल्यूशन को लेकर हालत इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा खराब है और उनकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करती है। चलिए, तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, वो पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से न्यूज के अंदर बने हुए हैं और पिछले 10 दिन से जब हम ही लोग न्यूज कवर कर रहे हैं तो डेली ऐसा कोई दिन आया नहीं अभी तक जिस दिन इस व्यक्ति की बात ना की गई हो। यहाँ पे क्या मुद्दा आता है इनका कि स्टालिन कहते हैं, वो कमांड देते हैं अपने डीएमके के एमपीज को कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कोई बात हो तो आप बिल्कुल फाइटिंग मोड में चले जाना। देखिए, एक स्टेट के सीएम भी हैं, डीएमके पार्टी के मुखिया भी हैं और अपने एमपीज को खुल के कह रहे हैं कि जब भी एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कोई बात होगी तो आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, चुप नहीं होना, झुकना नहीं है, आपको खुल के बोलना है। चाहे सामने धर्मेंद्र प्रधान जी खड़े हो या कोई भी खड़ा हो, आपको एकदम फाइटिंग मोड में ही वहां पे एक्टिव रहना है, लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है तमिल भाषा को बचाने की। यहाँ पे आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर या धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा। जी देखिए, आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं एमपी फ्रॉम द स्टैंडिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द तमिलनाडु विद देयर फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है ना, जितने भी एमपी हैं वो तमिलनाडु के अधिकारों के लिए फाइटिंग स्पिरिट के साथ खड़े रहे। अच्छा, आरोप क्या लगा रहे हैं वो देखिए कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज सेइंग दैट विद एरोगेंस दैट दे, थोड़ा सा लाइट का इशू है, दैट दे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड गिव फंड्स अबाउट 2000 करोड़। यानी कि आरोप यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर है वो बड़े एरोगेंसी के साथ एक बात को बोल रहे हैं कि हम तमिलनाडु को 2000 करोड़ देंगे अगर तमिलनाडु, ओनली इफ वी एक्सेप्ट द हिंदी एंड संस्कृत एज आवर लैंग्वेज। यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ये बात कह रही है कि अगर हम उनकी संस्कृत और हिंदी भाषा को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमें 2000 करोड़ देंगे। इसके ऊपर आप फाइटिंग मोड पे उनसे लड़ने के लिए, उनसे किसी भी मोड पे आपको उनसे रुकना है, दबने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप उनसे फाइट इस मुद्दे पे कर सकते हो। ये तमिलनाडु के सीएम साहब का कहना है। चलिए, अभी तमिलनाडु की बात हो रही है तो फिर वापस हम लोग डिलिमिटेशन की तरफ चले जाते हैं कि हुआ क्या तमिलनाडु के अंदर। अभी मैंने कल भी एक न्यूज प्रॉपर इसके ऊपर कवर की थी कि डिलिमिटेशन है क्या, परिसीमन है क्या। अगर आपने वो नहीं देखा तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना चैनल को, उसमें आपको कल की ही वो न्यूज मिल जाएगी। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो डिलिमिटेशन है या जो परिसीमन है इसका क्या मुद्दा है, और 1971 से लेकर 2025 तक की न्यूज उसके अंदर प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर की है। चलिए, अभी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक और मुद्दा चल रहा है कि जब ये कल हम लोगों ने न्यूज कवर की थी तब मैंने आपको बताया था कि फिलहाल देश के अंदर 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक एमपी है। 1971 की जो पॉपुलेशन सेंसस था वो इसी अकॉर्डिंगली लेकर चल रहा था। 1976 में इसको 20 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, सॉरी 30 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया था, जो ऑलमोस्ट जो टाइम फ्रेम था वो कंप्लीट इसका हो चुका है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि ये इसको स्थगन कर दिया था। अभी 2026 आ गया, 1971 हो या 1975-76 हो, दोनों ही बार एक ही बात बोली गई थी कि 2026 में परिसीमन किया जाएगा, जिसके चक्कर में 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनगणना यानी कि पॉपुलेशन सेंसस जैसे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कराई। एक तो कोविड था, दूसरा 2026 में परिसीमन होना था, इसलिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया। अभी परिसीमन का समय आ गया। परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन होगा क्या, बेसिकली कि देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंगली हर स्टेट में कितनी जनसंख्या है, कितनी गरीब अमीर, एससी एसटी ओबीसी, हिंदू मुस्लिम सिख, इन सबको देखते हुए देश के अंदर सीट्स जो है पार्लियामेंट की उनको अलॉट किया जाएगा कि इस स्टेट के अंदर इतनी सीट जाएंगी, उसके अंदर इतनी सीट जाएंगी। अब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे, हम लोग तो अपनी जनगणना को कंट्रोल कर रहे थे ताकि थोड़ा जो रिसोर्स है वो सबके लिए यूज में रहे, लेकिन एज कंपेयर टू द नॉर्थ स्टेट जो है वो अपनी पॉपुलेशन पे कभी कंट्रोल कर नहीं पाए। और अगर अब आप पॉपुलेशन की वजह से सीट्स को ऊपर नीचे करोगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस मुद्दे को लेके जो डीएम के पॉलिटिकल पार्टी है उसके 2 लीडर जाते हैं। नवीन पटनायक साहब जो बीजेडी के और उड़ीसा के पूर्व सीएम भी रहे हैं और बीजेडी के मुखिया भी हैं, तो नवीन पटनायक साहब को भी वो अपने फेवर में लेते हैं। भाई देखो, आपके स्टेट के अंदर भी पॉपुलेशन कम हुई है तो इसका मतलब उड़ीसा के अंदर भी सीट कम हो जाएंगी। तो जो रीजनल पार्टी है उनके ऊपर खतरा आ रहा है धीरे धीरे करके, भाई सारी सीट जो है वो हिंदी भाषा वाले राज्यों के अंदर चली जाएंगी, तो अलग भाषा वाले जो राज्य है उनका तो नुकसान हो जाएगा। इसको लीड कर रहे हैं एमके स्टालिन, जो हर राज्य के अंदर, जहां पे जो खासकर साउथ इंडिया के राज्य हैं उनके ऊपर अब 2 मुद्दे हैं, एक तो है भाषा का, दूसरा है डिलिमिटेशन का।
और इनके साथ साथ वो पंजाब और उड़ीसा को भी कवर करेंगे। भाई तुम लोग भी हमारे साथ आओ और हम लोग मिलकर डिलिमिटेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना देंगे। और यहाँ पे जो बीजेडी के जो सीएम रहे हैं, उड़ीसा के जो एक्स सीएम रहे हैं नवीन पटनायक साहब, वो भी इस चर्चा में शामिल हो जाते हैं। बेसिकली एक मीटिंग बुलाई है इन्होंने 22 मार्च को, इसी महीने में 22 तारीख को मीटिंग होगी चेन्नई के अंदर, डिलिमिटेशन को लेकर इस पर बात करी जाएगी, जिसके अंदर सभी साउथ इंडिया के सभी स्टेट के सीएम को बुलाया गया है। और अगर बाई चांस कहीं पे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहां के सीएम को ना बुला के वहां के लोकल लीडर्स को वहां पे बुलाया जा रहा है कि भैया डिलिमिटेशंस के ऊपर स्ट्रांगली हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करना पड़ेगा, खुल के अपनी बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अपना चुनाव जीतने के चक्कर में सभी रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको खत्म कर देंगे। चलिए, ये न्यूज में वैसे कई बार कवर कर चुका हूं, इस न्यूज के अंदर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से इन चीजों को देख रहे हैं, इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं हर न्यूज को, तो आपको ये वाली बात एक बार में समझ में आ जाएगी। अगली न्यूज है थोड़ा सा नेशनल, थोड़ी सी इंटरनेशनल है कि 283 इंडियंस जो ट्रैप्ड थे इन इलीगल जॉब, उनको रेस्क्यू किया गया है और ब्रॉड बैक किया गया है इंडिया के अंदर। ये भी क्या मुद्दा है मैं आपको बता देता हूं कि एक वर्ड यूज हो रहा है, ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर स्लेवरी। ठीक है, साइबर स्लेवरी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। देखो हुआ क्या कि इंडियन एयरफोर्स ने मंडे को एवोके के 283 लोगों को बाहर निकाला है। कहां से बाहर निकाला है? इन्होंने फेक जॉब ऑफर के चक्कर में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहां से वापस लेके आने का काम किया। बेसिकली ये जो एक ये जो प्रोपोगेंडा था ये म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर ज्यादा चल रहा था। इसमें हो क्या रहा था कि जो भी यूथ है, इंडियन यूथ है जो रिसेंटली जिन्होंने बीटेक किया हो या कंप्यूटर साइंस के अच्छे कोई कोर्स कर रखे हो, तो क्योंकि देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लोगों को उनके क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल पा रहा, काम नहीं मिल पाता, तो उन्होंने ऐसे बच्चों को टारगेट किया और उनको बोल के गए कि चलो आपको थाईलैंड में और म्यांमार में जॉब दिलाएंगे और आपको साइबर सिक्योरिटी टाइप की हम लोग जॉब कराएंगे। अब जैसे ही हमारे इंडियंस बच्चे वहां पे जाते हैं तो इनके पासपोर्ट और इनके सारे चीजों को लेके वो अपने पास जमा कर देते हैं और वहां बैठ के दुनिया भर के अंदर साइबर फ्रॉड करा रहे हैं। अब जब दुनिया के अंदर साइबर फ्रॉड होते तो उसकी कंप्लेंट बार बार जब जा रही थी तो कंप्लेंट का जो सेंटर था वो बार बार थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर ही पड़ रहा था, जिसके चक्कर में जब वहां पर छापेमारी हुई तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। हालांकि ऑनर जो थे, जो काम करा रहे थे वो इंडियंस नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं। और जब कुछ एजेंसी ने वहां पे पूछताछ करी तो उनको पता चला कि भैया ये तो बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं अपना खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि इनके पासपोर्ट, इनके फोन, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने अपने पास, इस ग्रोह ने अपने पास रखा हुआ है, जिसके चक्कर में इनको काम करना पड़ रहा है। इसी पूरे सेगमेंट को बोला जाता है साइबर स्लेवरी। उम्मीद है आपको साइबर स्लेवरी का मतलब समझ में आ गया होगा और आने वाले आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होगा मेंस के अंदर आप इसको नोट कर लो, आज ही नोट कर लो कि इस वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आपका 110% आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज आ रही है वो आपकी आ रही है बिल टू स्ट्रीमलाइन सर्विस रिलेटेड टू फॉरेन एंड इमिग्रेशन टेबल इन लोकसभा। चलिए ये वही जो कर्नाटक वाली न्यूज थी, वापस से उसी न्यूज के आसपास हम लोग आ जाते हैं कि कर्नाटक के हम्पी में जो घटना घटित हुई थी उसको संभालने के लिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके चक्कर में एक और बिल है जो लोकसभा के अंदर भी प्रेजेंट किया गया है। देखो वो तो कर्नाटक स्टेट में हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि होम डिपार्टमेंट ने कर्नाटक के स्टेट में ये लॉ निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है। नित्यानंद राय जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को प्रेजेंट किया था ट्यूसडे को इन लोकसभा, जो कह रहे हैं कि रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स इंक्लूडिंग देयर एंट्री, एग्जिट एंड स्टे इन द कंट्री। हर चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इससे पहले भारतीय सरकार जो है वो एंट्री का और एग्जिट का रिकॉर्ड रखती है, स्टे इन द कंट्री का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। इसके ऊपर ये बिल लेके आए हैं। कहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, गृह विभाग इनके पास है, जो कहते हैं इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। नाम याद रख लेना, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। इस बिल को लेके आए हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज कवर होंगी, एंट्री, एग्जिट एंड स्टे। ये तीन चीजें मेजरली इसके अंदर कवर होने वाली है, एंट्री, एग्जिट और स्टे इन दी कंट्री। ठीक है ना। बिल कब आया है? मंगलवार को आया 2025 में। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपोज भी किया है कि भैया आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वल बिफोर द लॉ, उसके अंदर तो फॉरेनर्स भी कवर है, तो आप उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, वो हमारे सभी यूपीएससी से बेसिकली अलग हो जाता है। उसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि नित्यानंद राय ने 2025 का एक बिल प्रेजेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025, जिसके अंदर एंट्री, एग्जिट और स्टे
जो भी फॉरेन ट्रैवलर इंडिया के अंदर आएगा उनकी एंट्री पे, एग्जिट पे और उनके स्टे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट रखेगी, किस स्टेट में है, कब गया, कब आया, क्या खाया या क्या किया क्या नहीं किया, हर एक चीज का जो हिसाब किताब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है आपको रखना पड़ेगा। हालांकि कर्नाटक स्टेट ने इससे पहले ही ये कानून बना दिया था कि भैया आपको इनकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये मैटर भी इसलिए न्यूज में है क्योंकि हम्पी के अंदर जो घटना घटित हुई है उसने पूरे दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। बेसिकली हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो या हमारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो घूम घूम के पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि भैया कम टू द इंडिया, आप एज अ टूरिस्ट आओ, ट्रैवल करने के लिए आओ, आप इन्वेस्टर के तौर पे आओ। और उसी केस में जब कोई टूरिस्ट आते हैं इंटरनेशनल, उनके साथ हम्पी जैसी अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया आने वाले हैं उसकी तादाद में कमी देखी जाएगी, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया और इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना फैसला लिया है। ओके, अगली जो न्यूज है कि देखो ट्रंप ने जब से यूएस की कार्यभार संभाला है तब से पहला एक ऑफिशियल बड़ा विजिट है जो इंडिया के अंदर होने वाला है। वहां के जितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स का विजिट इंडिया में होने वाला है। वो ऑफिसर्स कौन से इस मैटर को एक बार आप समझ लो। देखो, यूएस की डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की तुलसी गबार्ड। हालांकि तुलसी गबार्ड के ऊपर न्यूज हम लोगों ने तब कवर की थी जब ये इस पद पे इनका नाम आया था। ये इन्होंने ओथ भी नहीं ली थी, फाइनल भी नहीं हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट सूत्रों के हवाले से खबर थी, हमने उसी समय पे न्यूज कवर की थी कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस बार अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े पद मिलने वाले, जिनमें से एक तुलसी गबार्ड भी थी। ठीक है ना, और तुलसी गबार्ड जो है वो इनके साथ साथ कनाडा के जो स्पाई चीफ हैं डैनियल रॉजर, ठीक है, ब्रिटेन के जो चीफ है रिचर्ड मोरे, ऐसे तमाम, इसके अलावा न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के भी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो अगले मतलब 16 मार्च के बाद, होली के बाद इंडिया विजिट करेंगे और इंडिया के साथ वो सभी उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे को कैसे सहयोग करना है, कैसे एक दूसरे का साथ देना है किसी भी मुद्दे पे, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो मीटिंग है बेसिकली इसको बुलाने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल साहब इन सभी डिप्लोमेट्स के साथ 1-to-1 मीटिंग भी करने वाले हैं और इसको एड्रेस भी करने वाले हैं, जिसके अंदर तुलसी गबार्ड भी होंगी। तुलसी गबार्ड भी इसको एड्रेस करने वाली हैं और एक बहुत बड़ा मंच है इंडिया के अंदर जो 16 तारीख को लगेगा, जिसके अंदर तमाम तरीके के आपको करंट अपडेट मिल जाएंगे। जैसे ही ये मीटिंग होगी इसकी सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचाएंगे, इसका हमारा वादा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन और रशिया, पिछले 3 साल से ज्यादा हो चुका है इन लोगों को एक लड़ाई लड़ते हुए, जिस लड़ाई को ये नहीं पता कि हो क्यों रही है, क्योंकि एक्सक्यूज तो ये दिया गया था कि रशिया की तरफ से कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना करे। नाटो ने मना कर दिया जी हम तो ज्वाइन करा नहीं सकते, फिर भी लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई हो इसलिए रही थी क्योंकि जो यूक्रेन के पास बेसिकली जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, जो माइंस है, रशिया को पहले उन पे कब्जा करना था, इसलिए रशिया ने अपने वेस्ट हिस्से से यूक्रेन के ईस्ट हिस्से पे अटैक किया, ना कि अपने बेलारूस नॉर्थ से यूक्रेन पे अटैक किया। अगर रशिया बेलारूस या नॉर्थ से अगर यूक्रेन पे अटैक करता तो युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन रशिया का जो मुद्दा था वो युद्ध को खत्म करना नहीं था, उसका मेन मुद्दा था कि जितना मैक्सिमम मिनरल्स हो वो मैं ले सकूं उतना मेरे लिए बेनिफिट है। और मैक्सिमम 60-70% के आसपास जो रशिया है वो इनका मिनरल्स को कब्जा चुका है। अब रेस्ट ऑफ मिनरल्स के लिए यूएस ने यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रखा है कि भैया रेस्ट ऑफ मिनरल्स की जो प्रोटेक्शन है वो मुझे चाहिए, उसका यूज मैं करूंगा, तभी मैं आपके युद्ध को समाप्त करूंगा। इसके ऊपर डे टू डे जो भी अपडेट आई है वो आप तक हम लोगों ने पहुंचाई है। अभी ये जो मुद्दा है यहाँ पे जेलेंस्की जो है वो एक बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग 1 महीने के लिए सीज फायर करने को तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा करने के लिए कहा है। अमेरिका हालांकि इसके लिए रशिया से भी बात कर रहा है, जो कि काफी हद तक पॉजिटिव है। और 1 महीने के जो हम लोग सीज फायर कर रहे हैं, इस 1 महीने के सीज फायर में हम लोग रशिया बेसिकली अमेरिका के साथ, यूक्रेन जो कह रहा है हम लोग अमेरिका के साथ अपनी मिनरल्स डील करेंगे। जब तक रशिया हम पे अटैक ना करे हम रशिया पे अटैक नहीं करेंगे। जब ये मिनरल डील हो जाएगी या जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसके बाद अगर हो जाता है, पॉजिटिव होता है, तो इसी सीज फायर को हमेशा के लिए या आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक के लिए 1 महीने के लिए फिलहाल दोनों जो ग्रुप है वो सीज फायर को करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है ना, अपने आप में यानी कि 3 साल से जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध फाइनली अभी एक सीज फायर के मोड पे पहुंच चुका है। अब इस सीज फायर से किस करवट बैठेगा ये तभी पता चलेगा जब इसका 1 महीने के बाद कुछ रिजल्ट अमेरिका के साथ देखने को मिलता है। ये अनप्रिडिक्टेबल है इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिमाग का भरोसा नहीं कि वो अभी तो बात कर रहे हैं मिनरल्स की, वो पता चले कि 1 महीने में कुछ नई डिमांड रख दें तो वो कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए अभी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
अभी अमेरिका की बात हुई है तो एक और न्यूज हम लोग अमेरिका से ले लेते हैं कि ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का या डेनिश का एक क्षेत्र माना जाता है, वहां पे इलेक्शन करने की बात चल रही है और समय से पहले यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले वहां पे एक चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव हो किस मुद्दे को लेकर है ये आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए हो क्या रहा है बेसिकली कि ग्रीनलैंड के लोग, अब जो वोटर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे 31 लॉ मेकर हु विल शेप द आइसलैंड डिबेट ऑन इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, तो ये जो वोट हो रहा है ये 31 अपने लिए लॉ मेकर को सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है कि ये जो लोग हैं 31, ये आगे चल के किस तरीके से ग्रीनलैंड को आजाद करा जाए, किस तरीके को ग्रीनलैंड को अलग किया जाए, या डेनिश कंट्री से अलग किया जाए, या डेनमार्क से अलग किया जाए, या यूएस के पास जाए, ये बात का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जो ग्रीनलैंड है वो 2009 से कंटिन्यूसली अपने आप को एक आजादी की बात कर रहा है, इसलिए उसी चलते आग में अमेरिका ने घी डाला था कि जो ग्रीनलैंड है वो काफी समय से अपने लिए आजादी की मांग कर रहा है डेनमार्क से। डेनमार्क एक ही बात बोलता है, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क फ्रॉम लास्ट 800 ईयर। लेकिन ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो थोड़ा सा खफा हैं डेनमार्क के लोगों से। अब इसके ऊपर 31 लोगों की एक टीम बन रही है जिसके लिए वहां पर चुनाव चल रहा है। हालांकि 31 लोग जो हैं वो डेनमार्क से संबंधित हैं और वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा कोई फैसला देने वाले हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड ये फैसला लेगा बाय द वोटिंग और बाय द एनी अदर वे कि उनको अमेरिका के साथ जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, या कंटिन्यू करेंगे वो डेनमार्क के साथ। इसके ऊपर क्या फैसला आएगा ये बात की बात है। फिलहाल 31 लॉ मेकर 31 लॉ मेकर हु विल शेप द आइलैंड डिबेट on when and if to declare the independence in the future। ठीक है ना, 2009 से ही ये जो बात है ये चल रही है, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आ पाया है। इसी के ऊपर डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी आएगा जैसा भी आएगा हम लोग आपको बता देंगे। क्लास दोस्तों कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट हालांकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को प्लीज शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो, इसमें आपका कुछ लगना नहीं लेकिन हम लोगों को इसके अंदर मोटिवेशन मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।